नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। फरवरी में पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर क्या घटनाक्रम हुआ था ये तो आपको याद होगा ही। पंजाब के कुछ किसान जत्थे, कुछ किसान यूनियन शंभू बॉर्डर के जरिए हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचना चाहते थे और एमएसपी और कुछ दूसरी मांगों को लेकर के दिल्ली में एक बार फिर वैसा ही मोर्चा लगाना चाहते थे जैसा वो 13 महीने का लगा था, जिसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की गई थी। वो मांग पूरी कर भी दी गई थी। ये भी कहा गया था कि एमएसपी पर एक कमेटी बनेगी जिसमें किसानों के भी कुछ प्रतिनिधि होंगे। तमाम तरह की उसके बाद भी और मांग जुड़ती रही। कई दौर की बातचीत भी हुई। जब ये 13 महीने का आंदोलन चल रहा था तब भी, और उसके बाद भी बातचीत का क्रम चलता रहा और उसके बाद आंदोलन समाप्त भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया उसके बाद, और आप जानते हैं कि उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, कुल मिलाकर के 5 राज्यों में, उत्तराखंड भी शामिल था, विधानसभा चुनाव हुए। इनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और कांग्रेस उसके बाद सत्ता से बाहर हो गई। वो तो उस समय का घटनाक्रम था। फिर आए लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले एक बार फिर इनको पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस बार केंद्र सरकार भी सतर्क थी और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार भी काफ़ी सतर्क थी। शंभू बॉर्डर पर बैरियर लगाए गए, पक्के बैरियर लगाए गए, 7 लेयर के बैरियर लगा करके इनका रास्ता रोक दिया गया। और उस समय एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको ध्यान होगा, जगजीत डल्लेवाल का। वो उस वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे कि हमारे पास समय बहुत कम है। मंदिर आंदोलन की वजह से, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की वजह से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ऊपर है और हमें इसे नीचे लाना है। ये वीडियो जम करके वायरल हुआ था। और इस आंदोलन के पीछे कौन सी ताकतें हैं जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी की बढ़ी हुई लोकप्रियता से आतंकित थे, आशंकित थे, और उनको लग रहा था कि 2024 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी आसानी से जीत करके देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि दूध का छल जला भी छाछ जो है वो फूंक फूंक मार करके पीता है। तो वैसा ही इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। चाहे शंभू बॉर्डर हो, खनौरी बॉर्डर हो या डबवाली बॉर्डर हो, हर जगह इन लोगों को रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। कई बार टकराव के माहौल हुए और टकराव हुए भी, यहाँ तक कि एक शुभकरण युवा किसान, उसकी मौत हुई। ये आरोप लगाए गए कि साहब पुलिस की गोली से उसकी मृत्यु हुई है। हरियाणा पुलिस कहती रह गई कि नहीं, हमने तो फायरिंग ही नहीं की है। जो बुधवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें एक जनहित याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट के ही एक अधिवक्ता, ये वासु रंजन शांडिल्य की तरफ से।
और पीआईएल में ये कहा गया था कि साहब 5 महीने से शंभू बॉर्डर जाम है, यानी बंद है, और इसकी वजह से अंबाला के जो दुकानदार हैं वो भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। अब तक उनका करीब 400 साढ़े 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा एक दलील ये भी दी गई कि जो सरकारी बसें हैं उनका रूट डाइवर्ट होने की वजह से तेल का भी खर्चा बढ़ा है, समय भी बढ़ गया है, मरीजों को भी परेशानी हो रही है, वकीलों को भी परेशानी हो रही है, ग्रामीणों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपने अस्थायी घर बना लिए हैं। और ये भी कहा गया कि रोड बंद करना या रेलवे ट्रैक को रोक करके बैठ जाना, क्योंकि शंभू बॉर्डर के पास ही रेलवे ट्रैक भी है, शंभू रेलवे स्टेशन भी है, वहाँ भी ये लोग बीच में जाम लगा करके बैठ गए थे कि इन सब को ब्लॉक करके, जाम करके बैठना ना तो किसानों के लिए ठीक है और ना ही शासन प्रशासन के लिए ठीक है कि वो एक हाईवे को बैरिकेड लगा करके, कई लेयर के बैरिकेड लगा करके बंद कर दें। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि हरियाणा सरकार अगले 7 दिन के भीतर ये बैरिकेड खोल दे। तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट सब्बरवाल पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बैरिकेडिंग की गई थी और इस समय शंभू बॉर्डर पर 400 से 500 किसान हैं जो दिन रात वहाँ जमे हुए हैं, यानी 5 महीने बाद भी ये लोग जमे हुए हैं। 10 फरवरी को ये बॉर्डर बंद किया गया था। 13 फरवरी से इन लोगों से टकराव शुरू हुए थे जो फरवरी के आखिर तक चलते रहे। चेतावनियां दी जाती रही, हम फला तारीख को दिल्ली कूच करेंगे और इस बार मानेंगे नहीं, और पुलिस और प्रशासन से टकराव भी हुए, कई बार लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उस समय वो तमाम जो झड़पें थी वो सुर्खियां बनी हुई थी पूरे देश और विदेश के मीडिया में। और ये भी उस समय पता चला कि बहुत सारे विदेशों से आए हुए लोग भी इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। और मोटो तो आपको पता ही चल गया, जो जगजीत डल्लेवाल का बयान आया था कि किसी भी तरीके से मोदी की लोकप्रियता को नीचे लाना है, कम करना है। और तब ये चर्चाएं चली कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। जिस तरीके से उस 13 महीने के दिल्ली आंदोलन के पीछे भी इन्हीं का हाथ बताया गया था, वामपंथियों का हाथ बताया गया था, कुछ देशी विदेशी ताकतों के बारे में इस तरह की जानकारी दी गई थी। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है साहब, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो हरियाणा सरकार को ये कह दिया कि आप 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलिए, और अगर ये हरियाणा जाना चाहते हैं, अगर ये दिल्ली भी जाना चाहते हैं तो इनको जाने दीजिए। और अगर कोई कानून व्यवस्था की स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं तो फिर हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों स्टेप उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो स्टेप उठाएं। अब कई तरह की बातें हो रही हैं। एक तो 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और आप जानते हैं बजट सत्र है तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। अभी 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, सांसदों ने शपथ ली है, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया है। जो संसद के भीतर हंगामे हुए हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी ने सीन क्रिएट किए हैं, और उसके बाद से भी जिस तरीके से राहुल गांधी अति उत्साह में कभी गुजरात जा रहे हैं, कभी हाथरस जा रहे हैं, कभी दूसरी जगहों पर जा रहे हैं,
और वो कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं बजट सत्र में भी चीज़ों को, कार्रवाई को बाधित करने की, हंगामा करने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने असहज स्थितियां उत्पन्न करने की। ऐसे में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश से हरियाणा सरकार अगर अब ये बैरिकेडिंग खोल देती है, शंभू बॉर्डर को खोल देती है, तो जो किसान मोर्चा के लोग हैं, आज मैं इनके बयान देख रहा हूँ इस आदेश के आने के बाद, चाहे सरवण सिंह पंधेर हों या दूसरे लोग हों, उन्होंने कहा है कि हम 16 जुलाई को किसान जत्थेबंदियों की बैठक बुला रहे हैं कि हमें अब आगे क्या करना है, यानी दिल्ली कूच करना है, नहीं करना है, या हरियाणा में कहीं बैठना है, क्या करना है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से जो वकील हैं सब्रवाल, उन्होंने ये कहा कि साहब इनके लिए जो तय स्थान है ये वहाँ जा कर के अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। और ये तो पंजाब गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है और हरियाणा गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए स्थान तय करें कि ये वहाँ जा कर के बैठ सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है, देखना ये है कि क्या ये फिर से दिल्ली कूच करेंगे, क्या ये दिल्ली जा कर के धरने प्रदर्शन शुरू करेंगे, क्या ये पार्लियामेंट की कार्रवाई को बाधित करने की रणनीति बना सकते हैं। और बजट सत्र है जो 12 अगस्त तक चलना है। बजट पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, बजट पास भी किया जाएगा और कुछ दूसरे महत्वपूर्ण विधेयक भी ला कर के पारित कराने की कोशिश मोदी सरकार करेगी। तो एक तो बजट सत्र है, उससे ठीक पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ये आदेश आया है। दूसरे, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत जल्दी हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी होने हैं, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी होने हैं और जनवरी 2025 में, यानी अगले साल जनवरी में दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर हम गौर फरमाएं, जो 13 महीने का ये तथाकथित किसान आंदोलन चला था, वो भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू किया गया था और उसके बाद उन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तब तो खैर भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान नहीं हुआ था। उस आंदोलन से पहले भी 4 राज्यों में वो सरकार में थी और उस आंदोलन के बाद भी चारों राज्यों में उसकी फिर से सरकार बन गई। पंजाब में अगर किसी को नुकसान हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। वहाँ कांग्रेस हार गई और आम आदमी पार्टी जीत गई। यानी जो 13 महीने का आंदोलन चला था उसका फ़ायदा किसे मिला था? आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को उसका फ़ायदा मिला था। अब अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया हों, सत्येंद्र जैन हों, ये सब हैं अंदर, तिहाड़ में बैठे हैं और शराब घोटाले में अंदर बैठे हुए हैं। अभी जो लोकसभा के चुनाव होकर के निपटे हैं, ये 5 राज्यों में चुनाव लड़े। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। हरियाणा में कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन था, कुरुक्षेत्र सीट पर ये चुनाव लड़े। गुजरात की भावनगर और भरूच में ये चुनाव लड़े और दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ी और 3 पर कांग्रेस पार्टी लड़ी। दिल्ली में इनको कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी तरीके से ना ये हरियाणा में जीत पाए, ना ये गुजरात में जीत पाए। तो आम आदमी पार्टी को केवल 3 सीटें मिली पंजाब से। तो ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का तो किस्सा ख़त्म होने की दिशा में बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा को लेकर के संजीदा है।
उसको लग रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से सरकार है और जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने 9 सीटों पर लड़कर के 5 सीटें जीती हैं, उससे उसका उत्साह भी बढ़ा हुआ है, उसकी उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। और 2014 में 7 सीटें और 2019 में 10 की 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें लूज कर गई है। और ये माना जा रहा है कि जो 13 महीने का वो किसान आंदोलन चला था, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में इन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो चूँकि अब विधानसभा चुनाव में भी अधिक समय बचा नहीं है, सितंबर में मतदान होगा, सितंबर अक्टूबर में किसी समय, और नई सरकार बनेगी। तो ऐसे में क्या कांग्रेस, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश आया है कि शंभू बॉर्डर खोल दिए जाए, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, इनके ज़रिए इनको दिल्ली ला कर के बैठाने की कोशिश करेगी, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करेगी? इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉर्डर तो खोल देगी हरियाणा सरकार, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश है, पर उसके बाद की स्थितियां परिस्थितियां क्या होंगी? अगर 16 जुलाई को इन लोगों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया, तब क्या होगा? अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।